और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार के एक्साइज नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे और केजरीवाल सरकार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, जो ये ह्यूज प्रोटेस्ट है, इसकी क्या डिमांड है? सीधी सीधी बात है, दिल्ली में 174.36 करोड़ की दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे की रेवड़ियां अपने दोस्तों को बांटी गई हैं, सिसोदिया साहब द्वारा बांटी गई हैं। हम कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा दो ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। और ये जांच हमने ऑर्डर नहीं की, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रेड फ्लैग किया, कहा कि ऐसी जानकारी आई है और दिल्ली के एलजी ने उस पर सीबीआई जांच करने की बात की है, क्योंकि 144.36 करोड़ रुपया आपने कोरोना के नाम पर बांट दिया और बिना कैबिनेट के रोल के, और 30 करोड़ रुपया उसको माफ कर दिया जिसका L1 था और अर्नेस्ट मनी L1 की कभी वापस होती नहीं। इन्होंने उसका जिसका सबसे पहला ठेका था, मतलब L1 मतलब जिसका सबसे पहला ठेका था, इन्होंने वापस दिया। वो किसका पैसा है? वो मेरा और आपका पैसा है। वो पैसा लौटा नहीं सकते, वो पैसा रेवड़ी की तरह बांट नहीं सकते। इसका सुनिश्चित मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शराब का शराब, पानी का पानी होने दो और निष्पक्ष जांच होने दो। सर, ये केजरीवाल गवर्नमेंट कह रही है कि ये बीजेपी का एक टैक्टिक है, कभी सत्येंद्र जैन को टारगेट करते हैं तो कभी सिसोदिया जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि बीजेपी जेलस है आम आदमी पार्टी के सक्सेस। सिसोदिया जी के खिलाफ तो जांच अभी शुरू होनी है, सीबीआई ने जांच शुरू की है और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है। ये हर कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ईडी ने ऑलरेडी जब्त कर रखी हैं। तो अगर कुछ हो तो कोर्ट इनको कुछ राहत दे दे। सच ये है कि घोटाले करते हैं और फिर कुछ न कुछ झूठा एक प्रपंच रचकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। 174.36 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने अपने दोस्तों में रेवड़ी तरह बांटा है, उसका जवाब दिल्ली उनसे मांग रही है। सर, ये जो बीजेपी, इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया, सैटरडे को भी और आज भी किया, तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सिसोदिया जी इस्तीफा नहीं देंगे और निष्पक्ष जांच होने नहीं देंगे। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग पर आप सांसद संजय सिंह ने भी पलटवार किया है। देखिए, मनीष सिसोदिया जी एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को दिन रात मेहनत करके वो अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको रोज इस तरह से परेशान करना, फर्जी मुकदमे लगाना, मैं समझता हूं कि ये एक राज्य सरकार के कार्यों में गतिरोध पैदा करने की कोशिश है और दिल्ली सरकार के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना है केंद्र सरकार की और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, इसको लेकर ही मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को आप सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए उपयोग करें, अच्छी बात नहीं है। और इसलिए सदन में सारे कार्यों को स्थगित करके इस विषय पे चर्चा कराई जाए, मैंने ऐसी मांग की है। आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। देश भर में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। उज्जैन में भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए महाकाल के मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। देवघर भी बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का रात से ही, आधी रात से ही जमावड़ा पूरा स्टार्ट हो रखा है। जल अभिषेक करके भगवान का सब लोग बाहर आ रहे हैं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। ये प्राचीन मंदिर है, ये भोलेनाथ की ससुराल है। यहाँ पे सभी लोग कांवड़िए सभी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है।
के बाद अब दिल्ली और तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज सिर्फ केरला से हैं, तो दिल्ली में 1 मरीज के होने की पुष्टि हुई है। अब तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कुवैत से लौटे एक शख्स में भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। 75 से ज्यादा देशों में फैले इस वायरस ने डॉक्टर्स के साथ साथ WHO की भी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स के मद्देनजर एयरपोर्ट और पोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय निदेशकों को सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर कड़ी स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। Yeah, its nature looks like it's a viral disease, typically viral. It may be monkeypox, it may be chickenpox, but we can't tell until and it's proved by lab only. But clinical suspicion, it's look like a chickenpox or monkeypox, both can be there, or some drug reaction also. But anyway, after confirmation, till that we are treating like a isolated monkeypox only and quarantined, and family members also traced, and 5 members, 6 members close contact, we isolated them. And contact tracing also our department started. Wherever he met, whoever he went there, and we are tracing all the persons, and we are just observing closely 24 hours. Any lesions are found, any fever is found. देखिए फिलहाल देश में मंकी पॉक्स से 4 कंफर्म केसेस हैं और एक सस्पेक्टेड केस तेलंगाना में भी रिपोर्ट करा गया है। खैर उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा मंकी पॉक्स के अगेंस्ट ताकि ये बीमारी देश भर में ना फैले, इसके चलते केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रिपरेशंस कर ली हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी संडे को, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल, तो DGHS के लोग भी थे और काफ़ी और सीनियर ऑफिशियल्स थे बाकी अलग मंत्रालयों से। और इस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को ये बोल दिया है कि अगर उनको एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी मिलता है तो उसको जल्द स्टेट लेवल पे तो इन्फॉर्म करना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक नेशनल लेवल पे भी केंद्र सरकार को भी उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा ऑलरेडी जब से मंकी पॉक्स के केसेस दिन भर दिन बाकी देश में बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी गाइडलाइंस आ गई थी एयरपोर्ट्स में कैसे सबको सर्वेलेंस करनी है, और जो लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स हैं या जो लिस्ट ऑफ वो कंट्रीज है जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है, उधर से जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स हैं उनकी टेस्टिंग का निर्देश ऑलरेडी है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऑलरेडी गाइडलाइन दे दी है और उनको सख्त आदेश करा है कि अगर एक सिंगल केस या एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी रिपोर्ट होता है तो उसको आगे जाकर रिपोर्ट करना है। लेकिन इसके अलावा अब राज्यों में अलग अलग हॉस्पिटल्स स्पेशली मार्क करे गए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ मंकी पॉक्स के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। और इसके अलावा देश भर की 15 लैब्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो एक बार सस्पेक्ट होने के बाद जो उसको फाइनल पुष्टि जो देती है कि किसी को मंकी पॉक्स हुआ या नहीं। तो ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है, लैब्स आइडेंटिफाई हो गई हैं, गाइडलाइंस आगे दे दी गई हैं और कुल मिला के केंद्र सरकार ने हर किसी को ये आदेश दिया है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी लूज नहीं लेना है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। कहीं पे भी अगर सस्पेक्ट होता है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द आगे इन्फॉर्म करने की केंद्र सरकार ने बात करी है। बाजार में पिछले 6 कारोबारी दिनों से जो तेजी चल रही थी, उस तेजी पर आज हफ्ते के पहले दिन ब्रेक लग गया। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 16,631 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स भी 306 अंक गिरकर 55,766 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी लगभग 13 अंकों की गिरावट दिखी। बाजार में दिन भर कैसी रही हलचल, पूरा एनालिसिस दे रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो 6 दिन हमने मजबूती देखी थी बाजार की, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक बनता है और वही ब्रेक आज बाजार ने लिया। ऑफ कोर्स हमने 100 पॉइंट्स की कमजोरी जरूर आज देखी। दिन भर बाजार एक रेंज में कामकाज करते रहे, बिकवाली का दबाव भी देखा, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा बाजार में जो बिकवाली थी वो रिकवरी में तब्दील होती हुई नजर आई और कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट थे उसे बाजार ने जरूर इंटैक्ट रखा, जैसे कि 16,600 के लेवल्स के पार निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी, 36,700 के पार बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग जो थी वो देखने को मिली। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रीदर था जो कि बाजार ने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके अलावा ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी देखना लाजमी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है। ऐसे में नवीन फ्लोरिन के स्टॉक को देखना चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के बाद उसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। 30 मार्च 2021 के बाद सबसे अच्छे लेवल्स पर आज नवीन फ्लोरिन का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 11% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी। जोमैटो ऑफकोर्स लॉक इन पीरियड खत्म होने की खबर आती हुई दिखी और साथ ही डोमिनोज अपने प्लेटफॉर्म पर जोमैटो के जो सेलिंग है उसे कम करने की जो खबरें बता रहे थे उसका
एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक में नजर आया। 11-12% की कमजोरी के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड इनफैक्ट 50 के नीचे स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला। रिलायंस में सारे के सारे गेन्स लूज होते हुए नजर आए। ऑफकोर्स नतीजे ओवर दी वीकेंड हमने देखा, फ्राइडे सेशन में आते हुए देखे और वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि यहाँ पर पड़ता हुआ दिखा। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, टाटा स्टील, SBI, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने आज दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं रिलायंस, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, HUL जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज कमजोरी दिखा रहे थे। मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग बेट्स की अगर बात करें, नवीन फ्लोरिन के बाद इंडियन होटल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे तो सेक्टर्स में मेटल स्पेस था और साथ ही IT जो कि परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में वॉलेटिलिटी और कमजोरी नजर आई। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार का सेटअप जो है, अगर देखें एक रेंज में कामकाज किया बाजार ने, लाल निशान के साथ क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन एक और अटेम्प्ट बाजार को देना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स एक लंबी तेजी के सेशन के बाद, इनफैक्ट लंबे हफ्ते के सेशन के बाद, लंबा तेजी के हफ्ते के सेशन के बाद बाजार में आज एक कमजोरी का सेशन देखने को मिला। कमजोर नतीजों के बाद आज रिलायंस में लगभग 4% की गिरावट दिखी। रिलायंस गिरावट के क्या कारण रहे, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमित सरकार। सौमित, बताएं। अगर 5 बड़े कारण हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज के फॉल के पीछे, तो सबसे पहला कारण तो यही होगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 का रिजल्ट्स था वो काफ़ी वीक था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और जो वीकनेस हमें देखने को मिली थी रिजल्ट्स में वो O2C सेगमेंट से देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी क्योंकि रिफाइनिंग एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था फर्स्ट क्वार्टर में। तो पहला रीज़न तो ये रहा। दूसरा रीज़न ये है कि जो रिटेल सेगमेंट के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो अपफ्रंट अगर आप देखते हैं तो प्रीटी मच इन लाइन लगता है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, बट अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो आपको वो भी वीक मालूम पड़ेगा। अगर आप देखते हैं जो ग्रोथ देखने को मिला है हमें Q-on-Q बेसिस पे, वो एक्सपेंशन की वजह से ही देखने मिला है। अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखेंगे रिलायंस रिटेल का, तो वो डिक्लाइन हुआ है 4.4% से ऑन Q-on-Q बेसिस। उसी के साथ कंपनी का जो नेट डेट है वो और बढ़ गया है, करीब 57,000 करोड़ पे आ चुका है नेट डेट। 35,000 करोड़ के आसपास था ये नंबर लास्ट क्वार्टर। आगे चलते ये नेट डेट और भी बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की कि कंपनी का जो टेलीकॉम आर्म है रिलायंस जियो, वो अपकमिंग 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में एक बड़े वे में हिस्सा लेने वाला है, तो उसके वजह से डेट और भी बढ़ सकता है आगे चलते। उसी के साथ एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से सता रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके, वो ये है कि कंपनी काफ़ी डिस्क्लोजर्स नहीं दे रही है। जैसे कि जियो मार्ट को लेके उन्होंने हार्डली कुछ डिस्क्लोजर्स दिया था इस रिजल्ट में। उसी के साथ जियो फोन सेल्स पे भी उन्होंने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है फर्स्ट क्वार्टर FY23 रिजल्ट्स पे। तो ये कम डिस्क्लोजर्स होने के कारण भी इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत परेशान हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। उसी और आखिर में अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो अपने पीक से लेके 97% ड्रॉप कर चुका है। अभी करीब $0.9 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लोएस्ट है जनवरी 2021 से लेके अब तक। इसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स है और आगे का जो आउटलुक है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट को लेके, वो भी वीक रहा है। तो वीक आउटलुक, वीक अर्निंग्स, यही दो का मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये शार्प फॉल देखने मिल रहा है। और IT कंपनी टेक महिंद्रा ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। टेक महिंद्रा के नतीजे कहीं कहीं पर तो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं इन लाइन है, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे वैसे ही नंबर्स देखने को मिले हैं। कहीं पर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं रहा। एक मार्जिन को अगर छोड़ दें तो वो हमारे अनुमान से हल्का कम है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। 11.3% का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 11% के नंबर्स यहाँ पर आए हैं, तो दबाव ज़रूर दिखा है, बट इनलाइन एक्सपेक्टेशंस हैं। वहीं डॉलर टर्म्स में अगर में बात करें तो 1.5% की ग्रोथ हुई है। हम 1.1% का अनुमान कर रहे थे, तो उसके सामने 1632 मिलियन के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। रुपी टर्म्स में बात करेंगे तो 5% की ग्रोथ रही है, 4% का अनुमान हमारा था। इसके अलावा एबिट मार्जिन हमने आपको बता ही दिया। मुनाफे में 25% की गिरावट दर्ज कर रहे थे की उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पर 24% की गिरावट देखी गई है। कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम 2.6 का अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 3.5% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा जो नई डील बनाई है उसके आंकड़े भी अनुमान के मुताबिक ही रहे। $802 मिलियन के ये आंकड़े निकल कर आए। $800 मिलियन का हमारा अनुमान था, तो और हर एक का सेगमेंट ऑलमोस्ट इनके अच्छा ही प्रदर्शन देखने को मिला। तो टेक महिंद्रा के नतीजे अगर ओवरऑल बात करेंगे तो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।